तो दोस्तों आज मोटिवेशन के लिए कोई कोटेशन नहीं है। हमारे एक परिवार के जो मेंबर है उनका सिलेक्शन हुआ, जो एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया था उसके अंदर। हालांकि ये मेल इनके द्वारा काफी पहले भेजा गया था मुझे, तो मैं जो है कहीं ना कहीं चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, तो काफी पीछे ये मेल मुझे मिला। एक्चुअली होता क्या है, जब मुझे टाइम मिलता है जैसे संडे वगैरह में, तो मैं थोड़ा सा पीछे घूम लेता हूँ, मेल के पीछे जाकर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देख लेता हूँ। तो ये मेल मुझे काफी पहले मिला, जो बेसिकली इनके द्वारा सेंड किया गया था। तो दिलीप कुमार है हमारे फैमिली मेंबर, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार से आते हैं। तो एक्साइज जो इंस्पेक्टर हैं उसमें इनका सिलेक्शन हुआ एसएससी सीजीएल में। तो पूरे एसएलवी परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर ये जरूर दिखाया करो कि मेल कब सेंड किया। यहाँ पर ना डेट लिखी होती है और टाइम लिखा होता है, ठीक है। तो नॉर्मली मैं उसको छुपा देता हूँ। देखिए क्या होता है, ऐसा नहीं है कि मैं मेल पढ़ना नहीं चाहता हूँ। देखिए आप लोगों को पता है वही सारी चीजें कि एक तरीके से जब पूरा वीक मेरा चलता रहता है ना एक पूरे प्रोसीजर में, ठीक है, तो कई बार क्या होता है मैं मेल ना खोलते हुए भी मुझे वो लगता है थोड़ा सा। एक तो जैसे मेल खोल लेता हूँ तो कई सारी चीजें उसमें ऐसी लिखी होती है जिनको मैं पढ़ के थोड़ा सा अलग से मेरा मूड चेंज हो जाता है। कई सारे लड़के कई सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो मैं भी फिर थोड़ा सा अपने आप को मुझे ना वो संजोना पड़ता है। मैंने कहा यार कितनी प्रॉब्लम चल रही है, कैसे करूं मैं, इनका सोल्यूशन कैसे निकालूं। ठीक है, जो चीजें मेरे हाथ में होती है उसको तो मैं तुरंत तैयार कर देता हूं, ठीक है, कि अच्छा चीजें दिक्कत हो रही है, उससे बात कर लिया, फिर मेल कर दिया, वो तो चीजें समझ में आती है। पर लेकिन कई बार जो है मेरे पास टाइम भी नहीं होता है, और मुझे ये भी लगता है यार करना भी किस तरीके की चीजें हैं, इसीलिए मेरा जो शेड्यूल होता है ना बहुत इधर उधर हो जाता है यार कई बार, ठीक है। तो फिर मैं कई बार ये सोचता हूँ कि संडे में बैठ के चीजों को अच्छे से देखूंगा, कुछ मेल वगैरह है क्या है, कुछ को रिप्लाई करना है, कैसे कैसे करना है। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं कि वीक में खोलता नहीं हूँ, ठीक है, वीक में भी मेल पढ़ता रहता हूँ जो जो बीच में मुझे टाइम मिलता है। पर लेकिन कई बार जब मेरा, जैसे कि अभी फिलहाल ये कुछ तो बीमारी चल रही थी, ठीक है, गोली ले लेकर काम चलाना पड़ रहा था। आप लोगों को पता है कैसा माहौल चल रहा है फिलहाल अभी, तो उसकी वजह से कुछ दिक्कतें पड़ रही थी। और इसी के साथ में कुछ ऐसी भी चीजें रहती हैं कि कुछ कंडीशन ऐसी बन गई, मान लीजिए मुझे घर जाना पड़ गया, फिर इधर उधर कुछ काम पड़ गया, ठीक है, तो वो सारी सिचुएशन पड़ गई। तो वो तो एक अलग चीज हो गई, वरना नॉर्मली मैं बीच बीच में मेल पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत को रिप्लाई भी मिलते रहते हैं अगर मुझे लगता है कि रियली में जेन्युइन रीजन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे भी हैं कि मतलब जेन्युइन रीजन होते हुए भी रिप्लाई नहीं मिल पाते कई बार, जब मुझे टाइम नहीं मिलता है। जैसे कि कई सारे सिलेक्शन के मैसेज रहते हैं, ठीक है, तो उनको नहीं देख पाता हूँ कई बार। तो ऐसा नहीं है कि मुझे खुशी नहीं होती यार, इससे बड़ी खुशी क्या होगी, जिस चीज के लिए बैठा हूँ सिलेक्शन होगा, वो उससे बड़ी खुशी कोई है ही नहीं है। वो तो एक अल्टीमेट वो बोल सकते हैं कि खुशी है कि हाँ किसी का सिलेक्शन हो रहा है परिवार में से, एक मेहनत जो है वो रंग ला रही है, एक छोटा सा रोल में भी प्ले कर पा रहा हूँ कहीं ना कहीं। आप लोगों की जो सक्सेस है जिंदगी में, कभी बैठोगे बच्चों के साथ में अपने परिवार में कि दो यारों दोस्तों के साथ में, कभी याद आएगी तो कम से कम जिक्र करोगे कि हाँ यार उस इंसान ने भी थोड़ी हेल्प की है। तो ये एक, यही तो चीजें कमा के जाता है यार इंसान, वरना तो जिंदगी आती है चली जाती है। मान लीजिए कल को बैठ के कोई इंसान पर्टिकुलर जो है वो दुनिया भर के पैसे कमा लिए उस इंसान ने, ठीक है, पर दुनिया भर के पैसे कमा लिए ना तो उसकी हेल्थ अच्छी है, हेल्थ में कीड़े पड़े हुए हैं, जिंदगी बर्बाद हो रखी है, ठीक है, ना ही कोई उसके पास में बात करने के लिए है, ठीक है। तो वो इस इंसान उस पैसे का करेगा क्या? पैसे कमाओ, जी भर के कमाओ, पर लेकिन इतने भी नहीं कि वो आप लोगों को बीमार कर दें, इतने भी नहीं कि वो आप लोगों को इरिटेट करने लगे कि यार जिंदगी में और कुछ बचा ही नहीं है, बस पैसे पैसे रह गए। पैसे बहुत बड़ी चीज है जिंदगी में, पर लेकिन सबसे बड़ी चीज नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पैसा कमाओ, खूब कमाओ, पर लेकिन इतना कि वो आप लोगों की खुशी न छीनने लगे, ठीक है। तो जिंदगी में बढ़ते रहो यार, एक नया सप्ताह है तो नए जोश के साथ में स्टार्ट करते हैं, और डेडिकेशन हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक जिंदगी में कोई चीज स्टार्ट किए तो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचनी ही पहुंचनी चाहिए। अभी एक मेल और पढ़ रहा था अभी मैं, उसमें एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर घर में बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यार एक छोटी सी बात मैं यहां पर बोलना चाहूंगा, दिक्कत ना हर एक इंसान की लाइफ में है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसकी लाइफ में दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि घर में माहौल नहीं है पढ़ने का, ठीक है, मॉर्निंग में नहीं पढ़ पा रहे हैं, इवनिंग में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कोई ना कोई टाइम आप लोग ऐसा जरूर खोज लोगे जब आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, उस टाइम पे बैठकर आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है। मैं बोलता हूं जैसे कि मॉर्निंग में अगर आप लोग 2 बजे उठ जाइए, 3 बजे उठ जाइए, ठीक है, तो जब तक घर वाले उठते हैं 6-7 बजे तक, तब तक आप लोगों के पास में टाइम है। अगर वो जल्दी उठ जाते हैं तो आप लोग इवनिंग में अपना टाइम बनाइए, जब वो जल्दी सो जाते हैं तो उस टाइम पर अपना टाइम रखिए। देखिए जिंदगी आप लोगों की है, सुधारनी आप लोगों की है, ठीक, आप लोगों को है, ठीक है। एक लड़की के द्वारा मेल किया गया, सर घर वाले शादी करने के लिए तैयार है, समझ में नहीं आ रहा है, टाइम बहुत कम बचा है, कैसे चीजों को हैंडल किया जाए। यही तो जिंदगी है, इसी प्रेशर को साथ में लेकर चलना है, और उसी के साथ में आप लोग को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालना है। अभी तो आप लोगों की खुद की जिंदगी है, कल को आप लोग किसी ऑफिस में जाकर बैठेंगे, किसी अच्छी पोस्ट पर जाकर बैठेंगे, वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, शादी होगी वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बच्चे होंगे वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो कल को तो यार रेस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ने वाली है, तो इससे कम नहीं होने वाली है।
तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि चीजों को टैकल कैसे करना है। इसी को तो कहते हैं चीजों को मैनेज करना, वरना तो हर एक इंसान जो है वो इनके नीचे दब के मर जाता है। तो अपना देखिए कि कहां से आप लोग टाइम निकाल सकते हैं, एक एक घंटा कहां से निकाल सकते हैं। दोपहर में सब सो गए, चलिए 1 घंटा तक पढ़ लेते हैं बैठ के। तो आप लोगों को अपने गोल के लिए इतना आतुर बनना पड़ेगा कि आप लोगों के पास में सोल्यूशन नहीं होते भी आप लोगों को उसके लिए सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ये कई सारे ऐसे प्रॉपर ऐसे मेल थे जो मैं देख रहा था कि हाँ पढ़ने की प्रॉब्लम आ रही है, घर में ये दिक्कत आ रही है। तो ये सबके सामने है यार, ये नेचुरल है और ये आएगी आएगी। एज बढ़ रही है, घर वालों को भी लगता है शादी कर देते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो वो अपनी जगह सही है वो, पर लेकिन आप लोगों को भी दिख रहा है कि चीजें यार कुछ नहीं हाथ में आ रही हैं, तो आप लोग उसको लेकर परेशान हो। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रख के चलो हमेशा कि कहां पर क्या सोल्यूशन निकल सकता है। परेशानी के साथ साथ में सोल्यूशन निकालना है आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा घर वालों को समझाइए, थोड़ा अपनी साइड से ज्यादा एफर्ट डालिए, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को थोड़ा समझनी पड़ेगी, ठीक है, तभी इनका सोल्यूशन निकल पाता है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। बाकी आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल टकटकी लगाकर देखना है। तो वीक बिल्कुल इस तरीके से स्टार्ट करना होता है आप लोगों की, पूरा वीक जो है शानदार तरीके से आप लोगों के अंदर मोटिवेशन बना रहे, तभी तो मजा आएगा जिंदगी को जीने में। तो नया वीक नए जोश के साथ में, नए सप्ताह के साथ में स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कई सारे बच्चे बोले सर संडे में नैनो क्या? संडे में नैनो नहीं यार, फिलहाल संडे में 4 बजे मॉर्निंग में आप लोग की रिवीजन की वीडियो आ रही है। और वो रिवीजन जो है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि पूरा करंट अफेयर आप लोग कवर हो जा रहा है 1 महीने का। तो 1-1.5 घंटे के अंदर 1 महीने का करंट अफेयर कवर हो जा रहा है। तो उसको आप लोग एंजॉय कीजिए। अगर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वो आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। और जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, उसकी भी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दी है। अब के वीक में जो हम लोगों ने देखा उसमें हम लोगों ने सितंबर मंथ का करंट अफेयर देखा, ठीक है। अभी जो रिसेंटली आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अक्टूबर मंथ का हम लोग कवर करेंगे। तो ये कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को पहुंचाएगी अगर थोड़ा सा भी आप लोग सीरियस होकर इनको देखोगे। और इतना ज्यादा मेहनत इनके पीछे की गई है वीडियो की कि आप लोग देखने के बाद में खुद समझ पाओगे। तो उनको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जो हल्के में लेगा फिर वो अगले साल फिर पढ़ता हुआ नजर आएगा। जो हल्के में नहीं लेगा उसके बारे में मैं कुछ ऐसी बातें डिस्कस करूंगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बोला कि यहाँ सिलेक्शन हो गया है। तो अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों को चीजों को कितना सीरियस लेना है, ठीक है। आइए अब आप लोगों के सामने है यहाँ पर क्विज, ये क्विज अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में फिर अंदर चलेंगे, लेक्चर को देखेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल डे फॉर म्यूनामेंट एंड जो साइट्स हैं उनके बारे में, ठीक है। तो जो म्यूनामेंट्स होते हैं, जो भी हमारी कंट्री में धरोहर हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। जो साइट्स हैं तो उनके बारे में बात की जा रही है। ये 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम आप लोगों को बतानी है यहाँ पर कि थीम क्या है, इसकी थीम बताइए। मुस्लिम ब्रदरहुड, ये आप लोगों ने इसके बारे में हल्का फुल्का सा हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये 1928 में ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। अभी रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। आप लोगों को ये बताना है किसके द्वारा इसको बनाया गया था। ये एक स्कूल टीचर थे जिनके द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये न्यूज में है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए ऑर्गेनाइजेशन है 1920 की, अभी किसी रीजन की वजह से न्यूज में आ गई है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आप लोग बोलेंगे क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा भी सीरियस होकर अगर चीजों को लेकर चलोगे तो क्वेश्चन आप लोग हो जाएंगे। मेरी तरफ से बस एक छोटी सी चीजें आप लोगों को और करनी है, जितना मैं करवा रहा हूं वो तो करना है, एक रिवीजन और कर देना है अच्छे से। उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के हाथ में से बच पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर लेक के बारे में। ये लेक क्या है, हमारी कंट्री में लार्जेस्ट ब्लैकिश वाटर लेक है, ठीक है, खारे पानी की झील। ये हमारी कंट्री में सबसे पहले तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सबसे बड़ी हमारी कंट्री में खारे पानी की झील कौन सी है, उसका नाम बताइए, कौन से राज्य में उसका नाम बताइए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन यहां पर ये फिलहाल अभी कि जो पॉपुलेशन है डॉल्फिन की इस पर्टिकुलर झील के अंदर, लेक के अंदर यहां पर अभी रिसेंटली डबल हो गई है, ठीक है। तो ये लेक कहां पर है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, कई सारी और बातें आप लोग को जानने को मिलेगी। ये काफी प्यारी ऑर्गेनाइजेशन है। ये प्यारी इसलिए लगती है क्योंकि पाकिस्तान को इसने ग्रे लिस्ट में रख रखा है और ये उसको ब्लैक लिस्ट में भी डालने की बात करती है कई बार। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है FATF, फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट की गई थी 1989 में क्रिएट की गई थी, ये किसके द्वारा बनाई गई थी ये आप लोगों को बताना है। किस कंपनी या सॉरी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, जिसके इनिशिएटिव है यहाँ पर ये मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करते हैं। फिर आगे चलकर इसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी ऐड कर दी गई। एक क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है किस ईयर में टेररिस्ट फाइनेंसिंग ऐड की गई थी, क्योंकि ये ईयर भी काफी इंपॉर्टेंट बन गया था वहां पर। अभी बात करें इजराइल और पैलेस्तीन का मुद्दा फिर से न्यूज में आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हिसाब से चीजें चलाई थी, अभी जो बाइडेन अपने हिसाब से चीजें चला रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को ये बताना है कि एक पीस अकॉर्ड है यहाँ पर, जो कि इजराइल और पैलेस्तीन के बारे में यहाँ पर अभी जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये कब का है, ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा और ये किस एक पर्टिकुलर सिटी है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है।
कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ई संता, ठीक है, तो ये संता नहीं संता बनता, तो उसके तरीके से आप लोग याद रख लीजिएगा, तो ये SANTA है, तो सेंटा आप लोग बोल सकते हैं। तो इसका बेसिकली आप लोगों को बताना है कि ये फार्मर और जो बायर है एक्वा फार्मर, एक्वा मतलब कि जो जैसे झींगे पालन वगैरह, मछली पालन वगैरह वो सारी चीजें करते हैं ना, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है यहाँ पर। और एक जो बायर है जो खरीदने वाले हैं, जैसे हम जैसे लोग जो सारी चीजें एंजॉय करते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में कैसे एक तरीका प्लेटफॉर्म है यहाँ पर ये। तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये इनोग्रेट किया गया, मिशन का नाम बताना है कौन सा मिशन है, जिसमें बेसिकली कोशिश ये की जाती है कि हमारी कंट्री में इंडिजिनियसली दवाई बनाई जाए, हमारी कंट्री में खुद की, यानी कि जैसे मान लीजिए कोविड-19 चल रहा है तो इसकी दवाई हम लोग खुद बना सके, इंडिजिनियसली अफोर्डेबल दवाई हो सके, क्या सब तक पहुंचाए जैसे एक्सेसिबल आराम से सबको मिल सके। तो कौन सा डिपार्टमेंट इस मिशन के ऊपर काम कर रहा है और ये मिशन का नाम क्या है, डिटेल में डिस्कस करूंगा। PMSBHYHGY इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। एक और नाम से पुकारा जाता है इसको। ये स्कीम 2017 में लॉन्च की गई थी और ये स्कीम का टारगेट ये था कि हर घर में बिजली पहुंचानी है, ठीक है। तो बेसिकली अब आप लोग बोले सर स्कीम के बारे में बता दीजिए, तो देखिए अभी कई सारी स्कीम आप लोगों से वीडियो के अंदर कवर करूंगा, तो इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो अगर आप लोग लेक्चर को ढंग से सुनकर चल रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को लेक्चर में रिवीजन होता हुआ नजर आता है, ठीक है, जो आप लोग अगर प्रॉपर वे में उसको देख पाते हैं तो ओके। तो आइए आगे चलते हैं, समझेंगे कई सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं पहले। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है, तो जो ये बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज डे, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो 18 अप्रैल को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है इसकी थीम जो रखी गई है कॉम्प्लेक्स पास्ट, यानी कि जो पास्ट है वो कॉम्प्लेक्स है और डाइवर्स फ्यूचर, जो फ्यूचर है वो काफी डाइवर्स है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ह्यूमन जो हेरिटेज है उसके बारे में बात करते हैं, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। आज के दिन में आप लोग लाल किला देखने जाते हैं या कुतुब मीनार देखने जाते हैं, आज ये किस टाइम पर बनाई गई थी, पुराने टाइम पर हमारी जो धरोहर है हम लोग इनको देखते हैं। अगर इनको डिस्ट्रॉय कर दें आज के दिन में हम, तो क्या आने वाले जो हमारी जनरेशन होगी क्या उनको देख पाएगी, नहीं देख पाएगी। तो इसलिए इनको प्रिजर्व करने की बात की जाती है ताकि वो भी अपनी हिस्ट्री को समझ सके, ठीक है। तो ये जो डे है ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट जो है यहाँ पर ये 1982 में यहाँ पर जिसके द्वारा ये अप्रूव किया गया। बेसिकली ये यूनेस्को के द्वारा भी 1983 में इसको अप्रूव किया गया। इसके जो बात करूं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, लेटेस्ट जो वीडियो बनाई है उसमें सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैंने कवर कर रखी है। कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों का वर्ल्ड हेरिटेज साइट से पूछ ही लिया जाता है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा जो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अभी मैंने शायद कल ही उसको शेयर भी किया था टेलीग्राम पर भी, सर्च कर लीजिएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय वीर, आप लोग देख लीजिएगा। लगभग 30-40 मिनट की वो वीडियो है, पर लेकिन सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिटेल में उसके अंदर कवर कर रखी है, ठीक है। तो आप लोग कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ये उनके लिए जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं ताकि आप लोग को आइडिया रहे, ओके। शॉर्ट न्यूज देख लेते हैं, 4 शॉर्ट न्यूज होगी उनके बारे में एक बार नजर डाल लेते हैं जल्दी से। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहाँ पर जो इटालियन 2 अभी ये मेरीन ऑफिसर्स थे जिनके द्वारा हमारी कंट्री में कुछ गलत हरकतें की गई। यहाँ पर हमारी कंट्री के जो केरला के 2 फिशरमैन थे उनकी जान ले ली गई इनके द्वारा। हालांकि इनके द्वारा बोला गया कि गलती से हम लोगों ने सोचा कि हमारे ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, तो हमने अपने बचाव के लिए उनके ऊपर अटैक किया, पर लेकिन ये जो केस है ये काफी लंबा खिंच गया। बात की जा रही है 2012 की ये केस है, 2012 का केस है और 2021 में हम लोग बैठे हुए इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो थे हमने इनको फिर बेसिकली पहले तो इनको गिरफ्तार कर लिया अपनी कंट्री के अंदर इन दोनों इंसानों को, पर लेकिन फिर क्या था, कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि इनको अपने के घर भेज दिया गया कुछ सेलिब्रेशन के लिए, फिर कुछ जो भी था। एक को 2014 में ये वापस नहीं आया, फिर दूसरा 2016 में, तो दोनों अपनी कंट्री में चले गए। ये नाम है इनका लातोरे, ठीक है, लातोरे और गिरिवन, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनके नाम है। ये दोनों पर्सन जो है आज के डेट में इटली के अंदर है और ये केस जो है फिर यहाँ पर पहुंच गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर 2019 में। तो उसके द्वारा बोला गया कि इनके ऊपर जो केस है वो इंडिया के अंदर नहीं चलेगा, ये इनके ऊपर जो केस चलेगा ये यहाँ पर प्रोसीडिंग क्रिमिनल इनकी इटली के अंदर ही चलेगी, यानी कि जो इटली के हैं ये दोनों नागरिक, तो इटली के अंदर इनकी प्रोसीडिंग चलेगी। पर लेकिन अभी हमारी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि इनके ऊपर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि कॉम्पनसेशन होगा एक तरीके से। जिस परिवार के 2 लोगों की जान गई है उसे कॉम्पनसेशन के तौर पर इनको ये पैसा देना पड़ेगा। ये जो दोनों फिशरमैन इनके द्वारा जो हरकतें की गई है ये हमारी कंट्री का जो हमारी कंट्री का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जिसको EEZ आप लोग बोलते हैं, उसके अंदर इनके द्वारा ये हरकतें की गई है हमारी कंट्री के एरिया के अंदर ही, ठीक है। और हमारे फिशरमैन को मारा गया है, तो वो तो हमारी दरिया दिली आप लोग बोलिए कि हम लोगों ने इनको छोड़ दिया, वरना नॉर्मली इस तरीके से कोई अलाउ नहीं करेगा। अगर यूएसए के अंदर होते तो यूएसए वाले कभी नहीं छोड़ते, ठीक है। पर लेकिन अब चलो छोड़ दिया गया तो कम से कम उस परिवार को कंपनसेशन तो मिले जिस परिवार के 2 लोगों की जान गई है, तो उसी के बारे में ये बातें डिस्कस की जा रही है, ठीक है। तो एक हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। और अगर इटली को आप लोग मैप में देखना चाहते हैं कि इटली एक्जैक्टली लोकेटेड कहां पर है, तो ये भी आप लोग देखते हैं अपनी कंट्री कंपेयर में। तो ये अपनी कंट्री की लोकेशन है, यहां से आप लोग जाएंगे तो मेडिटेरेनियन सी के अंदर यहां पर आप लोग को इटली देखने को मिलेगी, ठीक है।
तो देखिए सुबह सुबह इटली भी घुमा दिया आप लोगों को। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ये इजिप्ट के बारे में। तो इजिप्ट के बारे में क्या न्यूज है इसको आप लोग समझ लीजिए एक बार। इजिप्ट को भी अगर आप लोग मैप में देखेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। तो अपनी कंट्री कंपेयर में इजिप्ट देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर एक कैनाल भी है जो काफी ज्यादा न्यूज में थे, भी उसका नाम बताइए, फिर उसके बारे में बताऊंगा। आखिर ये न्यूज किस लिए है? न्यूज इसलिए यहाँ पर अभी रिसेंटली एक पर्सन है, जो पर्सन है यहाँ पर अभी ये जो पर्सन है इनके ऊपर चार्ज लगाए गए जिनका नाम है मोहम्मद इज्जत, ठीक है। EZZAT एम इज्जत के नाम से भी आप लोग याद रखते हैं, ठीक है। तो महमूद, सॉरी मोहम्मद नहीं महमूद, ठीक है। तो महमूद इज्जत है यहाँ पर, ये इनको इंप्रिजनमेंट दिया गया, मर्डर और टेररिज्म चार्ज इनके ऊपर लगाए गए। ये जो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड, ठीक है। तो ये इसके सीनियर लीडर थे। पहले आप लोग मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में समझिए। मुस्लिम ब्रदरहुड जो है यहाँ पर एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था इजिप्ट के अंदर में 1928 में। तो यहाँ पर एक स्कूल टीचर थे जिनका नाम था हसन अल बना, ठीक है। तो हसन अल बना जिनके द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। इसका बेसिक पर्पज ये था कि जो इस्लामिक रिलीजियस है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उसको और इंप्रूव्ड वर्जन जो है वो सोसाइटी में फैलाना है, ताकि जो कॉलोनियल मास्टर है, अंग्रेजों के द्वारा रूल किया जाता था सबके ऊपर, सारी कंट्री मैक्सिमम अंग्रेजों के अंडर में थी, जो कॉलोनियल मास्टर है यहाँ पर उनको डिफीट किया जा सके। तो कुछ ऐसा इनके द्वारा ये मिलकर काम किया गया था, स्टार्ट किया कि मुस्लिम ब्रदरहुड कम से कम मिलकर काम करें, जहां जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। जैसे हमारी कंट्री में काफी सारी हमारी जो मुस्लिम भाई बहन पाए जाते हैं, तो मिलकर सब यहां पर अंग्रेजों को हराने का काम करें। तो इनके द्वारा वो बातें तो बोली गई थी, पर लेकिन इन्होंने एग्जैक्ट कोई स्पेसिफिक ऐसा प्लान नहीं बताया था, स्पेसिफिक ऐसा तरीका नहीं बताया था जिससे कि जो मुस्लिम जो भी यहाँ पर जिस तरीके से चीजें जो है उनको सही डायरेक्शन में देकर चला जा सके। तो फिर वही रहता है, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को बोल दूं चलिए भाई साहब आप लोगों ना वहां पर जाकर पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब वहां पर जाकर पढ़ाई करनी है तो मैं आप लोगों को लोकेशन बता दूं आप लोगों को, पर लेकिन उस लोकेशन पर ना कोई फैसिलिटी है, कैसे बैठोगे, क्या करोगे, क्या चीजें हैं वहां पर, किस तरीके से कौन आप लोगों को पढ़ाएगा, कोई अवेलेबल भी है, चीजें नहीं है, ठीक है। तो एक प्रॉपर प्लान नहीं है, मुझे बस बोल दें कि वहां पर जाकर पढ़ लो, ठीक है। तो ये कोई तरीका नहीं होता है। तो इनके द्वारा कोई प्रॉपर प्लान नहीं दिया गया जिसकी वजह से आगे चलकर चीजें जो है हेफाजत वे में चली। हालांकि वो चीजें आगे सही लेवल पर नहीं बढ़ पाई जिसे ऐसे जिस तरीके से उसे एक्सपेक्ट किया गया था। तो इसी के चलते फिर से न्यूज में आ गई अभी ऑर्गेनाइजेशन। तो उस टाइम पर 1928 में हमारी कंट्री में अंग्रेजों के द्वारा काफी हरकतें की जा रही थी, तो उस तरीके से न्यूज में था, ठीक है। तो मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में पूछा जाए तो इजिप्ट के अंदर 1928 में इसको क्रिएट किया गया था, और यहाँ पर यह है हसन अल बना, ठीक है। तो इनके द्वारा इसको बनाया गया था। तो इसके एक सीनियर लीडर को अभी यहाँ पर ये बेसिकली क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जो इजिप्ट के अंदर कायरो के अंदर इनको यहाँ पर लाइफ इंप्रिजनमेंट का चार्ज इनके ऊपर लगाया गया, ठीक है। तो एक छोटी सी न्यूज होगी। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है चिल्का लेक के बारे में। सबसे पहले तो चिल्का लेक के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि चिल्का लेक है कहां पर। तो ये उड़ीसा के अंदर में है। ये इंडिया की लार्जेस्ट ब्लैकिश यानी कि खारे पानी की झील है ये, ठीक है। तो इसके अंदर बोला जा रहा है कि जो डॉल्फिन पाई जाती है, डॉल्फिन नॉर्मली कई कैटेगरी में पाई जाती है। तो ये अभी रिसेंटली इनकी संख्या जो है ये 233 के करीब थी, अब बढ़कर 554 के करीब 544 के करीब हो गई है, यानी कि 233 से 544। यहां पर जो इरावदी डॉल्फिन, इसी के साथ में यहां पर यह बोटल नोज और इसी के साथ में हम्प बैक, तो 3 कैटेगरी की डॉल्फिन है जो यहां पर अभी काफी संख्या में बढ़ती नजर आई है। अगर बात करें यहां पर इंडेंजर्ड कैटेगरी में है इरावदी डॉल्फिन, मोस्टली चिल्का लेक में आप लोगों को देखने को मिलेगी अपनी कंट्री के अंदर में, और हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिल रही है यहां पर हम्प बैक डॉल्फिन की, जो कि लगभग 281 देखने को मिली। तो ये एक अच्छी बात यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा माहौल मिल पा रहा है जिसकी वजह से यहां पर इस तरीके से इनकी संख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे यहां पर नेक्स्ट जो न्यूज है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट केस के बारे में बात की जा रही है। ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट का केस है। देखिए बेसिकली अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में आता है तो वो बेसिकली हमारी कंट्री में जो सारा जो कोर्ट का सिस्टम है हमारी कंट्री, पूरी कंट्री के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो बोला यह गया कि मान लीजिए कल को कोई पर्टिकुलर पर्सन ए है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पर्सन का बेटा जो है वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने पकड़ लिया, इसका बेटा बी है, ठीक है, ये पकड़ लिया कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टी ने। तो ये पर्सन जो है इससे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि 1 करोड़ रुपए दो तब तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे। अब ये पर्टिकुलर पर्सन अपने बेटे को छुड़ाने के लिए यहाँ पर फिरौती देता है इनको कि 1 करोड़ रुपए दे दिए, बेसिकली एक तरीके से अपने बेटे को बचाने के लिए इनके द्वारा पैसे दिए गए इनको, ठीक है। फिरौती नहीं, बेसिकली अपना बच्चे को बचाने के लिए एक घूस दी गई, जो भी आप लोग बोले उसको। तो इनके द्वारा जो पैसा दिया गया, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए पैसा दिया है, ना कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को टेररिज्म सपोर्ट करने के लिए पैसा दिया गया है। तो अगर कोई ऐसा पैसा देता है तो इसको टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऐसा पैसा दिया जाता है तो इस पर्टिकुलर पैसे को आप लोग एक्सटोर्शन मनी के तरीके से नहीं देखोगे कि टेररिस्ट को एक्सटोर्शन मनी पेड की गई इनके द्वारा, ठीक है, क्योंकि इसने अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने बिजनेस को बचाने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए कोई ऐसा काम इसके
द्वारा किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस था। ये आखिर केस जो था इनके द्वारा ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको FATF आप लोग बोलते हैं, वो यहां पर इसके बारे में बात करती है कि कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग आप लोग नहीं करेंगे। तो ये जो बोला गया कि ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा अगर कोई इस तरीके से एक्सटोर्शन मनी देता है किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहां पर अभी जो एक पर्टिकुलर पर्सन थे यहां पर, उनके द्वारा अभी एक काफी ज्यादा पैसा पे किया गया CPI माओइस्ट को। यहां पर झारखंड का जो कोल ट्रांसपोर्टर था, तो उसके चलते केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। ठीक है, तो यहां पर तृतीया प्रस्तुति ये कमेटी है जिसके जो बेसिकली पेड किया गया अमाउंट यहां पर, तो इसकी वजह से ये केस निकलकर सामने आया। तो अगर यहां पर ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग की कैटेगरी में आता और हमारी कंट्री में इसको रोका नहीं जा रहा था, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत हमारे ऊपर यहां पर कई सारे सैंक्शन लगाए जा सकते थे। जैसे कि ये लिस्ट डाल देते हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। तो इसका चलते क्या रहता है कि अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डाल दी गई है, वो कंट्री अपना प्रॉपर वे में बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएगी, कोई उसको हथियार सप्लाई नहीं करेगा, वहां कोई कंपनी आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, FDI जो है वो काफी घट जाएगी। तो बहुत सारे प्रतिबंध उसको झेलने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसी के चलते यहां पर ये चीजें आती है सामने निकल कर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसी बॉडी है जो कि G7 कंट्री के द्वारा बनाई गई थी। पहले G8 था, रसिया बाहर निकल गया तो G7 हो गई, और 1989 में इसको बनाया गया था। जब बनाया गया तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने की बात इनके द्वारा की गई थी, पर लेकिन फिर आगे चलकर जब पहले बनाया गया तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की बात की गई थी, यानी कि गलत तरीके से कमाई गई मनी उसको व्हाइट मनी बनाना, यानी कि कहीं से घूस ले ली किसी पर्टिकुलर IAS ऑफिसर ने और फिर चल के उस मनी से क्या किया, कोई फ्लैट खरीद लिया। ठीक है, कि हाँ भैया यहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो वो सारी चीजें इसके द्वारा बनाई गई थी ताकि सोसाइटी में इस चीज देखने को नहीं मिले। और फिर आगे चलकर 2001 में जब USA के ऊपर अटैक हुआ तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी ऐड कर दी गई, क्योंकि USA के अंदर एक बिल्डिंग में से हवाई जहाज निकाल दिया। अब हवाई जहाज निकालने के लिए किसी ने उसको हवाई जहाज दिया भी होगा, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, तो किसने फाइनेंस किया उसको, तो उसको भी फिर यहां पर कैटेगरी में डाल दिया कि कोई भी ऐसी कंट्री अगर किसी को हेल्प करेगी टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए तो उस कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा ताकि वो कंट्री आगे चलकर ऐसी हरकतें न कर सके। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जो आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ले जाते हैं, तो मोटा मोटा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट न्यूज इसके बारे में। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, इंटरनेशनल जो न्यूज है ये, इसके बारे में बात करें तो फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में बात की जा रही है। USA से रिलेटेड बेसिक ये न्यूज है, और USA से रिलेटेड जो न्यूज है वो खासकर ये बात करेंगे पैलेस्टीन और इजराइल के बारे में। अगर आप लोग मैप पे यहां पर देख पा रहे हैं तो ये हो गया वेस्ट बैंक और ये हो गया गाजा स्ट्रिप, ये तो दोनों हो गए पैलेस्तीन के राज्य है। ठीक है, और बाकी का जो बच्चा रह गया ये हो गया इजराइल। पहले यहां पर पूरा ये पैलेस्तीन हुआ करता था, पर लेकिन फिर इजराइल बन गया और इजराइल ने सारा कैप्चर कर लिया। इजराइल ने इनका तो कैप्चर कर ही लिया, इधर यहां पर गोलान हाइट सीरिया की कैप्चर कर ली, कुछ पोर्शन जॉर्डन का, कुछ लेबनान का, यानी कि इजराइल जो है यहां पर एक ऐसा शेर है जिसके गले में कोई लगाम नहीं है, ये जिसको चाहे उसको यहां पर बेसिकली अपने कंट्रोल में कर लेता है, क्योंकि एक पावरफुल कंट्री है। ठीक है, तो अभी यहां पर ये क्यों न्यूज में, अभी इसलिए न्यूज में क्योंकि USA के जो नए प्रेसिडेंट आए हैं जो बाइडेन, जो कि 46 प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, उनके द्वारा यहां पर 235 मिलियन जो बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड कराने की बात की गई है पैलेस्टीन वाले रीजन में। ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीका असिस्टेंस है जो कि प्रोवाइड कराया जाता है। ये एक तरीका इस तरीके का है कि ताकि उस एरिया में डेवलपमेंट किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन आदमी थे, उन्होंने सब चीजें बंद कर दी थी, बोला कि मैं क्यों फालतू में पैसा दूं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा इंसान है जैसे कि मान लीजिए कल को डोनाल्ड ट्रंप है, कुछ भी फ्री में नहीं देना है किसी को। ठीक है, फ्री में देने का मतलब है बिजनेस का नुकसान करना। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंड है, और यहां पर आज के डेट में जो फिलहाल पार्टी है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, क्या दूसरों की भी कुछ ना कुछ हेल्प कर देनी चाहिए, अपना आप तो अमीर बनी रहे हैं, दूसरों की भी हेल्प कर देते हैं चलो थोड़ा सा। तो इनके द्वारा अभी यहाँ पर जो बाइडेन साहब इनके द्वारा 15 मिलियन जो है कोरोना वायरस रिलीफ के लिए दिए गए पैलेस्तीन को। इसी के लिए 75 मिलियन जो है यहाँ पर वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में इकोनॉमिक हेल्प करने के लिए दिए गए। 10 मिलियन जो है यहाँ पर पीस बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए दिए गए। इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो बेसिकली एजेंसी है, एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट के थ्रू। ठीक है, 150 मिलियन के करीब इनके द्वारा यहाँ पर UN रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के लिए यहाँ पर दिए गए इसी पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये जो UN रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है ये अपना काम कर रही है ताकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं घर छोड़कर इधर उधर भागे हुए हैं यहाँ पर इनके चक्कर में, तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कई बार इजराइल जो है यहाँ पर इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये जो एजेंसी है ना, जैसे कि UNRWA यानी कि जो रिलीफ एजेंसी यहाँ पर ये हमारे सेंटिमेंट के खिलाफ काम करते हैं, यानी कि इनका ये मानना है कि ये ज्यूस के अगेंस्ट काम करते हैं, ये फलस्तीनी लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनको फंड करते हैं। तो
कई बार इनके ऊपर आरोप भी लगाए जाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ पर ये हरकतें कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप भी इसलिए यहाँ पर इन्होंने पैसे देने बंद कर दिए थे और 2018 में यहाँ पर इनके द्वारा सारी फंडिंग बंद कर दी गई थी। तो ये सारे असिस्टेंट जो है यहाँ पर ये कई बार एजुकेशनल असिस्टेंट्स होते हैं, जिसके चलते 5 लाख के करीब जो पैलेस्तीनी बच्चे हैं जो इधर उधर जिनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, उनको वेस्ट एशिया के अंदर पड़े हुए हैं, तो उनको किस तरीके से एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड कराया जाए, तो उसके लिए हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। पर लेकिन इजराइल जो है इससे चिढ़ता है। अब यूएसए के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे 2017 में, उनके द्वारा एक बहुत ही गलत हरकत की गई। उसमें क्या किया, इनकी जो एम्बेसी थी उन्होंने जेरूसलम में पहुंचा दी। ठीक है, पहले ये तल अवीव में थी, यानी कि पहले जो इनकी एम्बेसी थी वो यहाँ पर तल अवीव में यहाँ कहीं हुआ करती थी। फिर जेरूसलम जो कि ये वेस्ट बैंक वाले एरिया में, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया, लड़ाई वाला एरिया है, तो इन्होंने साफ साफ ये क्लियर कर दिया कि ये जेरूसलम भी इजराइल का ही पार्ट है, जिसके चलते उनका क्रिटिसिज्म भी किया गया ऑल ओवर वर्ल्ड में। पर लेकिन वो एक ऐसा इंसान था जो कि ये नहीं सोचता था कि कौन क्या सोचेगा, बस करना है तो करना है। उसके द्वारा एक प्लान भी बनाया गया था जिसको एक काफी बड़ा प्लान बोला गया यहाँ पर, मिडिल ईस्ट प्लान और मिडिल ईस्ट पीस प्लान उसका द्वारा बोला गया। उसमें इनके द्वारा क्या किया गया था जनवरी के महीने में कि यहाँ पर जो पैलेस्तीन है, ठीक है, पैलेस्तीन को बेसिकली लिमिटेड स्टेटहुड देने की बात की गई थी, बल्कि जो वेस्ट बैंक का 30% के करीब जो एरिया इजराइल ने एनेक्स कर रखा है वो भी इजराइल का ही पार्ट रहेगा। तो ऐसी हरकतें इनके द्वारा की गई। तो पैलेस्तीन ने बोला यार इससे अच्छा तो आप लोग क्या कर रहे हो, हमको बेच ही दो उनको, इजराइल को, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। इनके पैलेस्तीन ने मना कर दिया, साफ साफ विड्रॉ कर लिया इससे, और यहां तक भी थ्रेट कर दिया पैलेस्तीन ने कि ओस्लो का जो पीस अकॉर्ड है जो 1990 में साइन किया गया था इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में शांति बनाने के लिए, उससे भी हम लोग बाहर निकल जाएंगे। अब ओस्लो कहां पर है, ये है ओस्लो, आप लोग यहां पर देखते हैं नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। तो यहां पर स्वीडन हो गया, यहां पर फिनलैंड हो गया, तो यहां पर जाकर ये मिले और इनके द्वारा बात की गई थी। यहां पर बाल्टिक सी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये हो गया डेनमार्क। तो ये इनके द्वारा यहां पर बात की गई ताकि पीस को आगे लेकर चला जाए। ठीक है, तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। तो ओस्लो लोकेशन फिर से न्यूज में आ गई, 1990 का भी ये न्यूज में आ गया। बोलोगे आप लोग क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब ये न्यूज में था तो इसलिए क्वेश्चन बन गया। और फिर आप लोग बोलते हो यार ये कहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। करंट अफेयर अगर ढंग से लेकर आप लोग चलो तो हर जगह से क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, रिवीजन करते रहो। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। तो यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो कमिटमेंट दिखाते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन थोड़ी होनी चाहिए, यानी कि पैलेस्तीन जो है और इजराइल जो है 2 नेशन वहां पर होने चाहिए और दोनों प्रॉपर वे में चीजों को फॉलो करके चलें। ऐसा नहीं है कि वहां पर बस इजराइल रहेगा। ठीक है, तो 2 स्टेट जो सॉल्यूशन है वो भी थ्योरी यहां पर दी जाती है कई बार। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेशनल लेवल की न्यूज है, बड़ी ही प्यारी न्यूज है। यहां पर हिमालयन वाला जो रीजन है उसको कैसे सस्टेनेबल हम लोग बना सकते हैं, तो उसके चलते नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम की बात की जा रही है। तो इसके चलते जो लेह वाला रीजन है वहां पर एक स्टडी की जा रही है, इनको प्रॉपर में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि जो फार्मर वगैरह भी हैं ताकि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कर सके, यानी कि किसी एग्रीकल्चर जो कि एनवायरमेंट के हिसाब से वहां पर सही भी रहे, क्लाइमेट के हिसाब से भी वहां पर सही है, ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो टोटल मिलाकर 8 ऐसे मिशन हैं जिसके चलते हमारी कंट्री में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम लोग काम करते हैं। उनमें से एक मिशन यहां पर अभी है जिसको नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम बोला गया है। ठीक है, तो इसको फॉलो करने की बात की जाती है। इसको लॉन्च किया गया था 2010 में और फॉर्मली अप्रूव किया गया 2014 में। ये एक तरीके का जो प्रोग्राम है, ये क्रॉस कटिंग मिशन आप लोग बोल सकते हैं अक्रॉस द वेरियस सेक्टर, जिसके चलते सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहां पर करने की कोशिश की जाती है क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए। जब भी कोई भी काम करना है, अगर गरीबी मिटानी है, भुखमरी मिटानी है, तो इस तरीके से मिटानी है कि ताकि जड़ से वो खत्म हो सके, जिस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलता है। ठीक है, अच्छी एजुकेशन देनी है आप लोगों को, जेंडर इक्वलिटी करनी है। ठीक है, क्लीन वाटर वहां पर होना चाहिए। इसी के साथ में क्लाइमेट चेंज के बारे में 13th गोल हो गया, 14th लाइफ बिलो वाटर हो गया, 15th यहां पर लाइफ ऑन लैंड हो गया। तो ये सारी चीजें इनके द्वारा बताई जाती है और कैसे काम करना है, एक पीसफुल आराम से सॉल्यूशन, एक सस्टेनेबल जिसे एक प्रॉपर वे में काम आप लोग कर रहे हैं, कंजप्शन प्रोडक्शन भी प्रॉपर वे में लेकर चले, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी आप लोगों के पास में होनी चाहिए, काम करने का माहौल अच्छा होना चाहिए। तो सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि आप लोगों को आगे की जनरेशन के लिए भी सोच के कुछ बातें करनी है। ठीक है, तो अभी 11 राज्य ऐसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, तो ये वाले राज्य को बेसिकली इसके अंदर कवर करने की बात की जा रही है ताकि एडप्ट किया जा सके ऐसा माहौल, ताकि जो पॉपुलेशन यहां पर डिपेंड करती है उनको ढंग से लेकर चला जा सके। और 2 यूनियन टेरिटरी है जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पहले राज्य थे अब यूनियन टेरिटरी बन गई है। तो ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव तो यही है कि पॉलिसी ऐसे लेकर चलनी है टाइम बाउंड मैनर में ताकि इकोलॉजिकल भी सही रहे। ठीक है, इन्वायरमेंट पे गलत नुकसान न पहुंचाए और एड्रेस करने इशू जैसे कि हिमालयन रीजन में जो ग्लेशियर है, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल जो भी चीजें अभी देखने को मिलती है, अभी देखना ग्लेशियर बर्स्ट हो गया, बहुत सारे लोग की जान भी गई यहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से कोई नेचुरल हजार्ड्स ने देखने को मिले तो कैसे मैनेज करना है, तो शांति में काम करके वहां पर चलना है। तो ये जैसे मैंने बताया ना कि कई सारे मिशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर इसके तहत, जैसे कि
जैसे कि बात की जा रही है नेशनल सोलर मिशन हो गया, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन स्ट्रेटेजिक नॉलेज क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर क्लीन जो बेसिकली ग्रीन इंडिया के बारे में बात करते हैं, नेशनल वाटर मिशन हो गया, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट, रहने की जगह ऐसी होनी चाहिए ताकि आप लोग जैसे कि सोलर एनर्जी वगैरह भी लगा सको, नेशनल मिशन ऑन इनहेंस एनर्जी इफिशिएंसी। तो ये सारे जो मिशन है टोटली, मैंने 8 बोला था ना आप लोग, 8 तरीके के मिशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, स्टार्टिंग में बोला था ना कि 8 में से एक, तो ये जो अभी अगर आप लोगों को देखने को मिले तो इसके तहत जो 8 मिशन है जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो 8 मिशन में से एक ये भी है NMSE, यानी कि बेसिकली क्या है यहां पर ये नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालय, तो ये भी है, तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालय आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग देखते हैं इस तरीके से, तो बिल्कुल काम चल रहा है प्रॉपर वे में, तो 8 में से एक यहां पर ये, ठीक है। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है यहां पर ये 2008 में निकल कर आया और प्राइम मिनिस्टर काउंसिल है जो क्लाइमेट चेंज, तो उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वो यहां पर कोऑर्डिनेट करती है इसके साथ में मिलकर, बेसिकली अवेयरनेस फैलानी है इसके बारे में, डिफरेंट एरिया में अलग अलग साइंटिस्ट, इंडस्ट्री के लोग लोकल लोग सब मिलकर काम करेंगे और स्टेप बाय स्टेप यहां पर इन चीजों को अचीव करना है। तो इसके तहत यहां पर अभी ये न्यूज में आ गया, तो आप लोगों से देखिए इन्फॉर्मेशन क्या होगी, आप लोगों को इसके बारे में पता चल गया कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है, क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर की जा रही है। तो ये फायदा होता है रेगुलर लेक्चर सुनने का, ठीक है। कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पता नहीं कहां से किसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाए, तो इस तरीके से रेगुलर अगर आप लोग लेक्चर सुने तो कंफ्यूजन नहीं देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। स्टेट के बारे में बात करते हैं। नागा जो ट्राइब है वो यहां पर एक चीज को लेकर काफी ज्यादा दुखी है, और वो चीज है यहां पर रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट ऑफ जो नागालैंड है, नहीं कि जो यहां पर नागालैंड के अंदर RIIN, जैसे कि जिस तरीके से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन आसाम के लिए तैयार किया जा रहा है, ऐसा ही एक रजिस्टर नागालैंड के लिए तैयार किया जा रहा है। तो इसके चलते जो नागालैंड के जो लोग हैं जो कि यहां पर नागा हो, ये जो बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी है, वो काफी ज्यादा दुखी है, उनको लग रहा है कि कई सारी उल्टी सीधी चीजें यहां पर भी देखने को मिल सकती हैं। तो यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर फॉर्म किया गया था ये 3 मेंबर कमेटी 2019 में, ताकि यहां पर RIIN यानी कि रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस जो इनहेबिटेंट्स हैं ऑफ नागालैंड, उनको यहां पर आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया कि कौन इंडिजिनस लोग हैं, इंडिजिनस मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है, लोकल वहीं के ही लोग हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने की बात की गई। उसी के साथ में ऑथेंटिकेट क्लेम भी किया गया कि क्या क्या यहां पर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। देखिए मान लीजिए अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो उनके लिए अलग तरीके की स्कीम लाई जा सकती है, कई तरीके के अप्रिसिएशन के प्रोग्राम लाए जा सकते हैं, तो ये सारे काम किए जा रहे हैं नागालैंड को लेकर, ठीक है। तो नागालैंड आप लोग यहां पर देखते हैं, ऊपर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, इधर आसाम और इधर हो गया मणिपुर, और यहां पर हो गया म्यांमार। तो इंटरनेशनल बाउंड्री म्यांमार होगी और 3 राज्य टच करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर, इसके बीच में नागालैंड पड़ता है। तो नागालैंड के द्वारा यहां पर प्रोटेस्ट किया गया कम्युनिटी के द्वारा, तो उस टाइम पर चीजें थोड़ी सी टैकल हो गई कि हाँ चलो सस्पेंड कर दिया कुछ टाइम के लिए, हाँ हम लोग इस काम को लेकर नहीं चलेंगे। तो फिर से ये न्यूज में आ रहा है, फिर से इसको रिवाइव करने की बात की जा रही है। तो नागालैंड की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ट्राई किया जा रहा है कि रिवाइव किया जाए RIIN एक्सरसाइज फिर से, जो कि जुलाई में लॉन्च की गई थी। ऑब्जेक्टिव यही है कि ताकि आउटसाइडर यहां पर कोई ना आ सके, इंडिजिनस जो लोग हैं वो यहां पर हैं, और जो भी फेक इंडिजिनस सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं उनको भी बाहर निकाला जाए, ताकि जो गवर्नमेंट जो भी बेनिफिट है वहां के लोकल लोगों को ही मिल सके। तो RIIN जो ये प्रिपेयर किया जाएगा विलेज वाइज, वार्ड वाइज जो वार्ड होते हैं ना उसके चलते, ठीक है। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड यहां पर तैयार किया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट में भी यहां पर इसको प्रॉपर वे में तैयार किया जाएगा। नो फ्रेश इंडिजिनस इनहेबिटेंट सर्टिफिकेट विल बी इशू, कोई फ्रेश नहीं इशू किया जाएगा, जो पुराने दे रखे उन्हीं को चेक किया जाएगा। इसके चलते यहां पर भी जो यहां पर एक्सेप्ट जो कि यहां पर कंप्लीट अगर जो चिल्ड्रन बोर्न हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट आ सकते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस यहां पर अपडेट किया जाएगा अकॉर्डिंगली, अगर कोई बच्चे पैदा हो रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगी इसके बारे में। आगे अगर कुछ और बातें करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में कई सारे एरिया में इनर लाइन परमिट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनर लाइन परमिट क्या है? टेम्परेरी डॉक्यूमेंट होता है अगर कोई नॉन इनहेबिटेंट, यानी कि जैसे हम जैसे लोग अगर जो कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं रहते हैं, अगर वहां ट्रेवल करने जाएंगे तो इस तरीके का परमिट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉनिटर की जाती है ये एक्सरसाइज, ये कमिश्नर ऑफ नागालैंड के द्वारा ये मॉनिटर की जाती है, तो इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है इकोनॉमी के बारे में। बड़ी ही प्यारी न्यूज है यार, यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ESANTA ई संता क्या है यहाँ पर, ये ठीक है। तो आप लोगों को इसका पहले फुल फॉर्म आप लोगों को मैं बता देता हूँ, तभी आप लोग चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ई का तो मतलब कहीं भी अगर लिखा होता है नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक होता है ये, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर आर्ग्यूमेंटिंग, एक तरीके से चीजों को बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर आर्ग्यूमेंटिंग, तो ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एग्रीकल्चर। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर आर्ग्यूमेंटिंग NACSA फार्मर ट्रेडर्स इन एक्वाकल्चर, ठीक है। तो यहां पर NACSA क्या है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। तो बेसिकली अगर बोला जाए कि इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर आर्ग्यूमेंटेशन नेशनल सेंटर फॉर ये जो बेसिकली सस्टेनेबल एक्वाकल्चर के बारे में, ट्रेड के बारे में बात की जा रही है।
तो ये यूनियन जो मिनिस्टर है हमारी कंट्री की कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया एक तरीका प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा कि जो एक्वा कल्चर यानी कि एक्वा जो रीजन में काम करने वाले, जैसे झींगे पकड़ने वाले या फिर मछली पकड़ने वाले, जो कोस्टल एरिया में जो खासकर जो किसान है वो उगाते हैं इन सब चीजों को, तो उनको और जो बायर हैं, जो खरीदने वाले हैं, जो भी यहाँ पर ये सारी चीजें खाते हैं, तो उनके बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो ये एक डिजिटल ब्रिज है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है यहाँ पर ये, जो कि मिलकर काम करा जाएगा यहाँ पर, कि फार्मर्स हो गए जो इस फील्ड में काम करते हैं और जो बायर्स हो गए, तो एलिमिनेट किया जा रहा है मिडिलमैन को। आप लोग अपना सामान बेचना है, कुछ भी बातें ऑनलाइन जाकर आप लोग यहाँ पर दर्ज करो, कोई बीच में मिडिलमैन नहीं रहेगा जो कि यहाँ पर आप लोगों के लिए फालतू में हर्डल क्रिएट करे। ठीक है, तो फार्मर जो है फ्रीली लिस्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट जो भी है और उनका प्राइस दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर किसान हूं और मैं यहाँ पर मछली पकड़ के लेकर आता हूं, ठीक है, यहाँ पर झींगे वगैरह या फिर कछुए वगैरह जो भी चीजें वो बेची जाती हैं ऑनलाइन, मैं बोलूं यार ये मेरा प्रोडक्ट है और मैं यहाँ पर इनका ये प्राइस रखूंगा। अब सामने अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आ रहा है खरीदने वाला, तो वो ऑनलाइन जाकर इनको परचेज कर सकता है अगर उसको लगता है कि सुटेबल है उसके लिए। ठीक है, अगर उसको लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा बेसिकली महंगे हैं, तो वो क्या करेगा, किसी और दूसरे का प्रोडक्ट देख लेगा जाकर। तो सब अपने अपने प्रोडक्ट इस तरीके से यहाँ पर बेच सकते हैं। तो एक्सपोर्ट की फ्रीडम रहेगी यहाँ पर खासकर इस तरीके से, और जिसकी रिक्वायरमेंट है वो भी अपने हिसाब से यहाँ पर देख लेगा, अगर चेक कर लेगा। तो इसके चलते जो एक तो आप लोगों के साथ में अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, ऑनलाइन दुनिया भर के प्रोडक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे अमेज़न पर जाकर आप लोग कुछ खरीदते हैं तो किस तरीके से आप लोग जो भी चीजें हैं, तो साइज, लोकेशन, हार्वेस्टिंग डेट, ये सारी चीजें आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हैं प्रोडक्ट के बेस पर। और इंपॉर्टेंट बात क्या है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, कई सारी लैंग्वेज में यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि जो लोकल एरिया की जो पॉपुलेशन है वो अपने हिसाब से यहाँ पर चीजें को चेंज कर सकती है, उनकी लैंग्वेज जो सी उसको चूज कर सकती है। तो इससे क्या होगा, इनकम बढ़ेगी लोकल एरिया में लोगों की। ठीक है, लाइफ स्टाइल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, सेल्फ रेजिलिएंट रहेंगे, क्वालिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्वालिटी लेवल उनका बढ़ेगा। ठीक है, चीजें ट्रेस कर पाएंगे कहां कहां तक चीजें पहुंच चुकी हैं, ऑनलाइन चीजें अवेलेबल प्रोवाइड कराई जा रही है। इसी के साथ में ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर कई सारे, रिड्यूस रहेगा रिस्क, अवेयरनेस जो ज्यादा बढ़ेगी, प्रोडक्ट जो है मार्केट में ज्यादा अच्छे लेवल पर पहुंचाएंगे, फार्मर की इनकम बढ़ेगी। इसी के साथ में रॉन्ग प्रैक्टिस जो है वो कम होगी और ईज होगा प्रोसेसर, क्योंकि ऑनलाइन कोई भी खरीद रहा है, मान लीजिए कल को कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं, ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं तो ऑनलाइन उसको लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो ऑनलाइन अगर किसी को लग रहा है कि हाँ उसके लिए फायदेमंद है, ठीक है, उसको लग रहा है उसकी रेंज में है, तो वो आकर खरीदेगा, उसको खरीदने के बाद में वहां पर पेमेंट करेगा। ठीक है, अब ये पैसा जैसे यहां पर आ गया, मान लीजिए मैं किसान हूं, ठीक है, ये पैसा मेरे पास में आ गया और मुझे लगता है कि ये पैसा मुझे आगे किसी और काम के लिए यूज करना है। मुझे लगता है यार कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे हैं, फिर कोई गरीब परिवार के बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, तो जो भी पैसा यहां पर मैंने जो प्रोडक्ट बेचा उससे जो पैसा मैंने इकट्ठा किया, तो मैं उसमें से कुछ पोर्शन तो ऐसा होगा जो अपने खर्चे में लूंगा, उसमें से जो पैसे यहां से है कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो इन ट्राइबल बच्चों के लिए यहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। हो सकता है कुछ और एरिया में कहीं पर जाकर इसको इन्वेस्टमेंट कर लूं, तो इससे मेरा लेवल और बढ़ेगा काम करने का। ठीक है, तो जो किसान है यहां पर अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो वो किसान क्या करेगा, अपना आगे चले कोई ट्रैक्टर खरीद लिया, कोई और अच्छी टेक्नोलॉजी लगा ली जिससे उसका काम और ज्यादा बढ़ सके। तो उस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए, मुझे जब भी कोई टॉपिक समझना होता है ना, जब भी कोई चीज मुझे समझनी होती है तो मैं उसको अपने ऊपर डाल के देख लेता हूं। ठीक है, अच्छा मैं होता तो यहाँ पर क्या चीजें होती, अच्छा मुझे क्या चाहिए इसके लिए। तो कोई भी टॉपिक आप लोगों को समझना हो, इवन हिस्ट्री का भी अगर टॉपिक आप लोगों को पढ़ना हो, तो आप लोग अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर आप लोग किसी और लीडर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अपने आप को एज्यूम कर लीजिए कि आप लोग इसका पार्ट है, फिर देखिए पढ़ने में और समझने में कितना मजा आता है। बिल्कुल ऐसे जैसे मूवीज नहीं देखते आप लोग, मूवीज में आप लोग नॉर्मली कोरिलेट कर लेते हैं, अच्छा ये लड़की है, ये लड़का है, अच्छा ये घर वाले हैं, अच्छा ये ऐसे चल रहा है पूरा प्रोसीजर। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप लोग कोरिलेट कर लेते हैं। ऐसे ही आप लोग पढ़ाई को कोरिलेट करने स्टार्ट कर दो तो पढ़ाई आप लोगों को उंगलियों पर नाचती हुई नजर आएगी, अगर ये छोटी सी चीज आप लोग इंप्लीमेंट कर लेंगे। आगे बात करते हैं, बात की जा रही है इनेबल द फार्मर और जो बायर होते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ग्रेटर कंट्रोल उनका बन पाएगा दोनों का, जिसको जो लेनी है वो लेगा, जिसको नहीं लेनी नहीं लेगा, कोई और देखेगा अगर जिसको पसंद नहीं आ रही चीजें। इसी के साथ में यहाँ पर कैशलेस चीजें देखने को मिलेगी, कॉन्टैक्टलेस चीजें देखने को मिलेगी, पेपरलेस चीजें देखने को मिलेगी। कैशलेस यानी कि ऑनलाइन सारा पेमेंट होगा, कॉन्टैक्ट नहीं आएगा, कोई किसी के साथ में टच में नहीं रहेगा, और पेपरलेस यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड आप लोग को होता हुआ नजर आएगा। तो इससे इन्वायरमेंट को भी फायदा होगा, आराम से चीजें पहुंच जा रही है जिस तक पहुंचनी, जिसको बेचनी जा रही है वो आराम से बेच भी पा रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में है, इवन किसी भी फील्ड में इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये एक अच्छा तरीका है, आगे इसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में बात हो गई पूरी। ओके, तो ई संता क्या है, संता बनता आप लोग याद रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ता हूं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बड़ी ही प्यारी सी न्यूज है यहाँ पर। ये बात की जा रही है वैक्सीन कैंडिडेट HGCO19, तो बेसिकली इसे कोविड-19 के बारे में बात करते हैं। तो ये एक तरीका प्रोग्राम है हमारी कंट्री में, ये कैंडिडेट मतलब एक तरीके से दवाइयां बनाना अपनी कंट्री में, mRNA जो बेस्ड कोविड-19 की जो दवाइयां हैं
हमारी कंट्री में जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग करके प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। इस मिशन का नाम है मिशन कोविड सुरक्षा, तो MCS, ठीक है। तो मिशन कोविड सुरक्षा जो है ये हमारी कंट्री का एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग खुद अपनी कंट्री की इंडिजिनस दवाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं कोविड-19 से रिलेटेड। अभी फिलहाल जो भी दवाई बना रहे हैं अलग अलग कंट्री के द्वारा ये दवाई बेसिकली स्टडी की गई है, उनके ऊपर रिसर्च की गई है, उनके द्वारा ट्रायल की गई है, अब हम उनको बस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा है, मान लीजिए मैं कल को कोई प्रोडक्ट बनाता हूं और वो प्रोडक्ट बनाए तो रिसर्च और डेवलपमेंट तो किया मैंने, मैं किसी को दे दूं कि आप लोग इसकी कॉपी बना बनाकर बेचना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट दूसरी कंट्री कर रही है, हम लोग बस उसको बना रहे हैं। हमारी कंट्री में जो कोविड-19 की दवाई बनाई जा रही है, ठीक है। सॉरी, क्या हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ये चीजें समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, बस यहां पर प्रोडक्ट जो है वो बनाकर हम लोग बेच रहे हैं उसको। तो इसके चलते अगर हम लोग कल को खुद की अपनी दवाई बना लेते तो काफी अच्छा रहेगा यहाँ पर। तो ये बेसिकली डेवलप की जा रही है पुणे बेस, जो बेस हमारी कंट्री में कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पर जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, उसी के साथ में HDT बायोटेक जो बेसिकली यहाँ पर कोऑपरेशन है यूएसए की, वो इसमें हमारी हेल्प कर रही है, कोलैबोरेट कर रही है। तो ऑलरेडी कई सारे सेफ्टी और इम्यूनाइजेशन या एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडी एक्टिविटी जो भी है वो सारी हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब चीजों को और आगे ले जाने की बात की जा रही है। तो जो वैक्सीन है यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज कर पाएगी। देखिए क्या होता है, वैक्सीन नॉर्मली क्या करती है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाने का काम करती है। तो जो मान लीजिए बॉडी में कुछ गलत काम हो रहा है तो उसको एक तरीके से सही डायरेक्शन दी जाए, पहली तो चीज ये करती है। इसी के साथ में कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया, उसकी वजह से कोई डिजीज है उसको कंट्रोल करने का काम करेगी, तो कुछ ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी हमारी बॉडी में ताकि हमारी बॉडी और अच्छी रहे। तो उसी के चलते यहाँ पर ये बेसिकली ट्रेन किया जाता है कोई भी वैक्सीन को। मिशन कोविड सुरक्षा जो है ये हमारा एक एफर्ट है ताकि इंडिजिनसली यानी कि अपने आप अफोर्डेबल यानी कि सस्ती और एक्सेसिबल सब तक दवाई पहुंच सके, अपनी ही कंट्री की दवाई बनाई हुई, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर सेंटर जो है वो अनाउंस करता है पैकेज थर्ड इकोनॉमिक जो स्टिमुलस यहां पर जब बेसिकली कोविड-19 के लिए कि यहां कैसे दवाई को आगे लेकर चलने हैं। और ये जो प्रोडक्ट है यहां पर, ये जो प्रोजेक्ट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बेसिकली यहां पर लीड किया जा रहा है और इंप्लीमेंट किया जा रहा है यहां पर डेडिकेटेड मिशन इंप्लीमेंटेशन जो बेसिकली यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल BIRAC। तो ये यहां पर एक बॉडी है जो इसको डेडिकेटेडली इंप्लीमेंट कर रही है। तो मिशन कोविड सुरक्षा कोई पूछे डायरेक्ट आप लोगों से तो हमारी कंट्री का खुद का प्रोग्राम है कोविड-19 की दवाई बनाने के लिए, ये आंख बंद कर आप लोग बोल देना, ठीक है। तो ये थी न्यूज, आगे बढ़ता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है तो इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड यानी कि हमारी कंट्री में खुद का एनर्जी डैशबोर्ड। जैसे मान लीजिए आप लोग कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक डैशबोर्ड रहता है कि अच्छा इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, इतने गलत हो गए, ये हो गया, तो कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने किए, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। ऐसा ही एक डैशबोर्ड एनर्जी कहां से कितनी एनर्जी खरीदी बेची जा रही है, कहां पर कितनी अवेलेबल है। तो नीति आयोग के द्वारा ये बेसिकली गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक है हमारी कंट्री का, लॉन्च किया गया इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड, ठीक है। इसका वर्जन 2.0 ऑलरेडी, इसका 2.1 इसका बेसिकली ऑलरेडी वर्जन 1.0 लॉन्च किया था 2017 में, अब इसका अपग्रेडेड वर्जन यहां पर लॉन्च किया गया है। तो इंडिया एनर्जी जो डैशबोर्ड है यहां पर ये सिंगल विंडो जो बेसिकली सिंगल विंडो एक्सेस टू द एनर्जी डेटा ऑफ द कंट्री का यहां पर ये प्रोवाइड कराएगी। जो इनिशियल स्टेप है यहां पर ये कॉम्प्रिहेंसिव आप लोगों को ओपन देखने को मिलेगा, फ्री एक्सेसिबल एनर्जी डेटा पोर्टल यहां पर प्रोवाइड कराएगा, जिसके चलते जो बेसिकली सेंटर इलेक्ट्रिक अथॉरिटी, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो बेसिकली मिलकर काम करेंगे यहां पर कि कहां पर क्या क्या चीजें कैसे कैसे प्रोवाइड करानी है। तो इसका बेसिक पर्पज ये है कि एक डेटा अवेलेबल कराया जा सके, जैसे 2005 से 6 से लेके 19-20 तक का यहां पर जो डेटा रहेगा कि मंथली डेटा है, इसी के साथ में एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस लिंक डेटा है ताकि सबको जान सके। तो कई सारी स्कीम है हमारी कंट्री में, सौभाग्य हो गया, उज्ज्वला हो गया, इसी के साथ में प्राप्ति हो गया, ठीक है, विद्युत प्रवाह हो गया। तो ये कई सारे इसमें डैशबोर्ड में कॉर्पोरेट किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के बारे में अगर बात की जाए यहाँ पर या फिर सौभाग्य योजना के बारे में बात करें तो कुछ स्कीम में आप लोगों से डिस्कस करूंगा अभी यहाँ पर, ठीक है। जैसे पहले मैं देखता हूं आप लोगों के सामने सौभाग्य स्कीम, तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ये सौभाग्य का नाम इसको दिया गया। ये जो स्कीम थी हमारी कंट्री में 2017 में लॉन्च की गई और टारगेट ये रखा गया था कि दिसंबर 2018 तक सबके घर में बिजली प्रोवाइड करानी है। हालांकि काफी हद तक चीजें प्रोवाइड भी कराएगी पर लेकिन 31 मार्च 2019 तक का
हमारी कंट्री में 18,734 करीब घर ऐसे बच गए जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरिया में आते थे, छत्तीसगढ़ में, जहां पर माओइस्ट वगैरह रहते हैं। तो उनको छोड़कर मैक्सिमम सब घरों में हम लोग बिजली प्रोवाइड करा पाए। तो ये सौभाग्य है, यानी कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना स्कीम के तहत ये काम किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से इस स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है। तो नाम है सौभाग्य। दूसरी स्कीम है यहाँ पर, इसका नाम है उजाला, ठीक है। तो ये जो उजाला है इसका मतलब है बेसिकली उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। इसके बारे में पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका, अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर देख रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जीरो सब्सिडी पर हम लोग को ये एलईडी लाइट प्रोवाइड करानी है, जो कि सबसे कम बिजली खर्च करनी है। 2015 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और टारगेट यही है कि ताकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइट लिंक प्रोजेक्ट है, हमारी कंट्री में इफेक्टिवली लाइट एलिजिबिलिटी जो बेसिकली प्रोवाइड करानी है लोगों को, जिनके घर में मीटर है, कनेक्शन है, उसको आप लोग एलईडी प्रोवाइड कराओगे बहुत सस्ती। तो ये इसका काम रखा गया बेसिकली। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर, ये है यहां पर प्राप्ति। तो ये एक वेब पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ये लॉन्च किया गया 2018 में। ये PRAAPTI, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये पेमेंट रेक्टिफिकेशन एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ जनरेटर, ठीक है। इनके ऑनलाइन ही आप लोगों का इनवॉइस भी जनरेट हो जाएगा और प्रॉपर पेमेंट वगैरह सारा चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, ताकि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज है वो इनवॉइस तैयार कर सके, कहां पर किस किस के पास में क्या क्या बिजली जा रही है। तो पूरे उसके लिए एक पोर्टल तैयार किया गया। यहाँ पर विद्युत प्रवाह जो है, यहाँ पर एक वेब ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया। रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी, कहां पर क्या डिमांड है, कहां पर शॉर्टेज चल रही है, कहां पर सरप्लस है, तो उसी तरीके से उनको बिजली वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड कराना। तो ये एनर्जी के फील्ड में अलग अलग स्कीम हमारी कंट्री में लॉन्च की गई। तो 4 स्कीम के मैंने नाम बता दिए, सौभाग्य, उजाला, प्रगति, यहां पर है प्राप्ति, ठीक है, और विद्युत प्रवाह। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग इसके बारे में रखिएगा, क्वेश्चन बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है इंडियन राइनोज विजन 2020, ये रिसेंटली अभी न्यूज में था। देखिए राइनोज हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर आसाम के अंदर पाए जाते हैं, पर लेकिन उनको आसाम से रिलोकेट करने की बात की गई अलग अलग एरिया में, जैसे मानस नेशनल पार्क हो गया, ताकि और एरिया में भी हम लोग उनको प्रोटेक्ट कर सकें। तो 8 राउंड यहां पर इसके देखने को मिले इंडियन राइनोज मिशन के। जो प्रोजेक्ट था यहां पर ये लॉन्च किया गया था 2005 में, और अभी फिलहाल 2020 में भी यहां पर इसको कंटिन्यू रखा गया। तो ये वाइल्ड जो पॉपुलेशन है लगभग 3000 तक का हम लोग को यहाँ पर जो वन हॉर्न राइनोज है उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई। तो 7 प्रोटेक्टेड एरिया में इंडियन स्टेट के अंदर इनको पहुंचाने की बात की गई। तो वाइल्ड टू वाइल्ड ट्रांसलोकेटेशन करने की बात की गई इनके एक एरिया से दूसरे एरिया में। तो इसको यहां पर ये मिशन का पार्ट था। तो ये अगर आप लोग आसाम से आते हैं तो आसाम के काफी आप लोगों को ये पता भी होगा, और डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो कई सारे से काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस है और मेनली राइनोज के लिए तो जाना ही जाता है। तो इसके चलते राइनोज को यहाँ पर मानस नेशनल पार्क में भी ट्रांसलोकेट करने की बात की गई। इसी के साथ में काजीरंगा, यहाँ पर इसी के साथ में पवित्रा, ओरेंग जो नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, इसी के साथ में लखो नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ये ब्रूचापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यहां पर डिब्रू सिकोहो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एक तरीके से यहां पर कई सारे एरिया में ये यहां पर इनको ट्रांसलोकेट करने की बात की गई। तो ये कोलैबोरेट करके एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, किस किस के द्वारा? इंटरनेशनल राइनोज जो फाउंडेशन है, आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल है, इसी के साथ में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, और यहां पर यूएस फिशरी एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस, इनके द्वारा मिलकर ये प्रोग्राम चलाया गया ताकि राइनोज, जो राइनोज कौन से, ये एक सींग का जो गैंडा होता है, वन हॉर्न राइनोज, इनकी प्रजातियों को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। प्रोजेक्ट तो चलाया गया, कुछ हद तक सही सक्सेस भी हुआ। यहाँ पर 3000 टारगेट रखा गया, वो चीजें अचीव करेगी। पर लेकिन जो 4 प्रोटेक्टेड एरिया में नॉर्मल इनको सेंड करने की बात की गई थी, उनमें से एक में ही प्रॉपर में ये अचीव कर पाए। तो इसके चलते जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, ओरेंग नेशनल पार्क और पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनमें इसको मेटेरियलाइज नहीं कर पाए। ट्रांसलोकेशन का जो यहाँ पर बेसिकली हेल्प कर पाए मानस नेशनल पार्क के अंदर में, जो कि 2011 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया। 2018-19 में यहाँ पर जिसे पोचिंग वगैरह है, ठीक है, इसी के चलते इससे पोचिंग होता है कि इससे इनके सींग काट लेते हैं, इनका जो एक सींग होता है इसको उखाड़ के ले जाते हैं कई बार, ठीक है, ये जो रहता है। तो ये कई सारी ऐसी एक्टिविटी थी जो इनके अंदर बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा एफर्ट के चलते ये कम्बैट किए गए, वाइल्ड लाइफ जो क्राइम होते हैं तो उनको रोका गया। तो कई सारी ये प्रोडक्टिव चीजें भी यहाँ पर देखने को मिली। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर ये बेसिकली जूनोटिक जो बीमारी होती है उसके बारे में बात की जा रही है। पहले तो आप लोग याद रखिएगा, जूनोसिस भी बोलते हैं इसको।
हमारी कंट्री में नहीं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए न्यूज आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल जो हेल्थ है और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा मिलकर यहां पर बेसिकली गाइडलाइन इकट्ठी की गई, जिसमें जूनोटिक जो पैथोजन है, जूनोटिक का मतलब क्या होता है, कोई भी बीमारी जो जानवरों से इंसान में फैलती है, चाहे तो हम लोग खाना खाते हैं, चाहे फिर दूध पीते हैं उनसे, या फिर हम लोग उन जानवरों को पकड़कर काट पीट कर खाते हैं, तो किसी भी तरीके से अगर वो बैक्टीरिया, वो वायरल, वो पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है तो उसको हम लोग जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। तो कोविड-19 के चलते अभी ये जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इनको ये लग रहा है कि यार आगे चलकर कोई जूनोटिक बीमारी न पहुंच जाए इंसानों के अंदर में, तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है। तो कोई इन्फेक्शियस डिजीज नॉन ह्यूमन एनिमल से ह्यूमन में पहुंच जाती है, या तो कोई बैक्टीरिया हो गया, वायरल हो गया, कोई पैरासाइट होगा, किसी भी तरीके से पहुंच सकती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू पहुंच सकती है, या फिर किसी तरीके से एनवायरमेंट के थ्रू पहुंच सकती है। वाइल्ड एनिमल से आज के डेट में जो जूनोटिक बीमारी होती है तो 70% वाइल्ड एनिमल से पहुंचती है। क्या करते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि जंगल में रहते हैं लोग, तो वाइल्ड एनिमल काटे, खाए पिए, उनको गर्म किया, आदि बार तो कच्चे खा जाते हैं, तो उनकी वजह से कई सारी बीमारी देखने को मिल जाती है। अभी रिसेंटली जैसे लासा फीवर, ये जूनोटिक बीमारी थी, मार्बुग जो यहाँ पर हेमरेजिक जो फीवर देखने को मिला, निफा वायरस तो आप लोग केरला में और कई सारे एरिया में देखने को मिला, अदर कई सारी ऐसी वायरल डिजीज हैं जो कि जूनोटिक बीमारी की कैटेगरी में आती है, जिनका ओरिजिन जो है वो वाइल्ड लाइफ है, यानी कि जंगलों में ये जानवरों से ओरिजिनेट होकर इंसानों के अंदर ये पहुंची है। तो कैसे इन इंसानों के अंदर पहुंचेगी, इन बीमारियों को रोकना है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर गाइडलाइन दी जाती है ताकि आगे ये बीमारी न पहुंच सके। ठीक है, तो आप लोगों से मैंने कई बार बोला है, अगर कोई भी बाहर से सामान लेकर आते हैं, दूध वगैरह या कोई भी ऐसी चीजें जिसको गर्म किया जा सकता है तो उसको गर्म करके खाइए, ठीक है, ताकि दूध वगैरह तो खासकर, ठीक है। तो ये बेसिकली इमरजेंसी रेगुलेशन है ताकि वाइल्ड लाइफ जो एनिमल है उनका सेल, ट्रेडिशन या फूड मार्केट जो है उसमें ध्यान रखा जा सके, रिस्क असेसमेंट किया जा सके ताकि कोई जूनोटिक बीमारी वो इंसानों से, जो जानवरों से इंसानों में ना फैले। इसी के साथ में यहाँ पर जो फूड इंस्पेक्टर है उसको भी प्रॉपर वे में गाइडलाइन दी जाए कि अगर कल कोई ऐसी हरकतें पाई जाती है तो तुम अकाउंटेबल होगे, तुम्हारे गले में फंदा डलेगा, ठीक है, तो वो भी अपना ढंग से काम कर सके और स्ट्रेंथ किया जा सके सर्विलेंस जूनोटिक जो पैथोजन है कि अच्छा यहां से निकलकर यहां पर पहुंच गया। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जिसके चलते उस पर ध्यान रखने की बात की गई, ठीक है। तो ये था पूरा डिस्कशन, बहुत ही प्यारा डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो फिर से कांग्रेचुलेशन टू हमारे फैमिली मेंबर दिलीप को, और इसी तरीके से अपना मेहनत करते रहिए। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने, इंपॉर्टेंट डे देखा, इसके साथ में हम लोगों ने 4 न्यूज देखी जो कि शॉर्ट न्यूज थी, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये भी इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने पैलेस्तीन वाला मुद्दा समझा डिटेल में, और नॉर्वे उसलिए देखिए इस तरीके से ना आप लोगों के मैप बेस्ड भी चीजें तैयार होती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, ये सारी बातें हम लोगों ने समझी, ये हम लोगों ने चीजें देखी। इसी के साथ में हम लोगों ने स्टेट के बारे में बात की, तो नागा ट्राइब और क्या क्या बातें चल रही है वो समझा हम लोगों ने। नेक्स्ट इकोनॉमी के बारे में बात की, तो ई संता, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। इसी के साथ वैक्सीन कैंडिडेट के बारे में और मिशन कोविड सुरक्षा के बारे में हम लोगों ने समझा, ये समझा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने की, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने इन्वायरमेंट के बारे में यहां पर बात की, राइनोज मिशन के बारे में हम लोगों ने समझा, क्या हो गया हेल्थ के बारे में हम लोगों ने समझा, यहां पर जूनोटिक की बीमारी, ये सारी चीजें। और देखिए मॉर्निंग में जो कल वीडियो आई थी ना, वो रिवीजन की जो वीडियो थी सितंबर की, ठीक है, तो उनको आप लोग जरूर देखिए। रिवीजन के पॉइंट ऑफ से जितनी भी वीडियो अब तक बनाई है बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी आप लोगों को। एक महीने की एक जगह आप लोगों को वीडियो देखने को मिल रही है, बस दिसंबर की 2 वीडियो है, बाकी सारी एक महीने की एक वीडियो में कवर कर रखी है, ठीक है, तो उनको जरूर देखिए। ओके, तो यहां पर आप लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने, थीम आप लोग को बतानी है जो इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स और वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह के ऊपर वीडियो बना रखी है, वो भी आप लोगों को बोला था, तो रिवीजन कर लीजिएगा। मुस्लिम ब्रदरहुड किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, ठीक है। पॉपुलेशन डॉल्फिन की कहां पर देखने को मिल रही है रिसेंटली, अभी ये लेक किस राज्य में पड़ती है, FATF की फुल फॉर्म कब क्रिएट किसके द्वारा किया गया। इसी के साथ में फाइनेंसिंग टेररिज्म कब ऐड किया गया इसके अंदर, ये कौन सा अकॉर्ड है जो शांति का, जो कि इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में बात करें, कौन सी मिनिस्ट्री है, ई संता के बारे में हम लोगों ने बात की। मिशन का नाम बताइए, इंडिजिनसली दवाई बनाने की बात की जा रही है। PMSBHGY क्या है इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बुलाया जाता है ये भी आप लोग बताइए। तो ये था टोटल डिस्कशन आज का, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा रिवीजन और कर लीजिए, ठीक है। संडे में तो लेक्चर आप लोगों का दूसरा देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसलिए सैटरडे में जो भी पूछा गया उसकी रिवीजन कर लीजिए। हीमोफीलिया की थीम आप लोगों को बतानी है, नासा का मिशन का नाम आप लोगों को बताना है, ये यहां पर कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, FCI, ये बताना है। नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। जियोग्राफिकली किसका पार्ट है, पॉलिटिकली किसका पार्ट है। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में हम लोगों ने डिस्कस किए थे,
बात की जा रही है एडवांस जो एंटिक्विटीज ये मैनेजमेंट सिस्टम किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये कौन सी एक्सरसाइज थी बांग्लादेश की, इसके बारे में डिस्कस किया था। स्वीडन के बारे में बात की थी कि स्वीडन यूनिवर्सिटी ऑफ ये गोथनबर्ग, ये 2 ग्लेशियर का नाम आप लोगों को बताया गया था, इनके बारे में बताना था। इसी के साथ में कजाकिस्तान थिंक टैंक, अभी यहाँ पर ये UNIFIL क्या था, इसके बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर द्वानबे जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की, इसके पहले कौन सी है वो आप लोगों से बात की थी, ठीक है, जैसे वोल्गा रिवर। तो याद रखना आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन के आंसर इनको एक बार देख लीजिए जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन कई बार आप लोगों से या तो स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ ले जाएंगे या फिर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अडेप्टिंग टू क्लाइमेट सस्टेन जो केयर इन द न्यू वर्ल्ड, ये बात की जा रही है। नासा का ओडिसी स्पेसक्राफ्ट हम लोगों ने देखा। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक देख लेना यार, इसको पता नहीं क्या होगा चलो ठीक है, फिर ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।